Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Edunation. Today I am here with new lecture, and in today's lecture I will teach you about refraction through glass slab. After this, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो बात करेंगे वो बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो दो चीज पे हमारा फोकस रहेगा, एक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, दूसरा रहेगा थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। जो हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन लाइट चैप्टर में इसको थोड़ा सा जान लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। फिर एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशंस रिफ्रैक्शन नहीं होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो तीन चीज पढ़ना है इसमें, क्या क्या पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और चीज पढ़ना है कि ऐसे क्या कंडीशन है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग TIR के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी से पहले का जो 7 लेक्चर, कितना लेक्चर है, 7 लेक्चर्स लाइट का, है ना। ये हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडुनेशन पे अपलोड हो चुका है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो यहाँ जाके उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं बच्चा लोग। तो इस लेक्चर को चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है कि कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, है ना। अभी तो हम लोग पढ़े कि रिफ्रैक्शन, एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट में बेंडिंग हो रहा है। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जाएगा लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो दो कंडीशन हम लोगों को याद रखना। पहला कंडीशन क्या है सर, तो ये है आपका पहला कंडीशन कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, अगर इंटरफेस पे लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करे, है ना, 90 डिग्री पे हिट करेगा, तो उस केस में बच्चा लोग कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सपोज कीजिए आपके पास यहां पर एक कोई, है ना, मीडियम है। चलिए इस मीडियम को बना के इसको फिल कर देते, इसको कर देते हैं किसी कलर से फिल, है ना। ये कलर ले इसको फिल कर दिए। सपोज करते हैं आपके पास ऊपर में यहाँ पे एयर है और ये वाला मीडियम कोई मीडियम 2 है। अगर हम लोग इस मीडियम में एक लाइट रे को इस तरह से स्ट्राइक कराएंगे, कुछ एंगल बना के स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है, कुछ एंगल बना के स्ट्राइक करेंगे बच्चा लोग, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा, या तो अंदर बाहर बेंड करेगा या बाहर बेंड करेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है आपका और ये वाला आपका रिफ्रेक्टेड रे है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा चुका है, ये हम लोग तभी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई रे इस मीडियम पे, है ना, इस इंटरफेस पे अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, ये अगर 90 डिग्री पे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगा, ये रे डायरेक्ट यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। और ये सीधा निकल भी जाएगा, कितना बार मीडियम चेंज कर लें। यहाँ पे जो रे स्ट्राइक किया है बाउंड्री पे, ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, कितना बार भी आप मीडियम को चेंज कर लें, ठीक है। तो पहला केस आप लोगों को ये याद रखना है कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा सर, सीधा चला जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होने वाला। दूसरा केस है, अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहे, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर इक्वल, अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए दो मीडिया बना लेते, एक यहाँ पे बना लिए व्हाइट कलर का, ठीक है, और इसी को यहाँ पे लेते आते। आपके पास दो मीडियम है, ठीक है, एक ये वाला मीडियम है और आपके पास एक है ये वाला मीडियम, ठीक है। मान लेते कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ये वाला मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और हम लोगों को गिवन है कि सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाइट वाले मीडियम का वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है,
इट मीन्स μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 इज इक्वल टू μ2, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 दैट इज म्यू के बराबर है। इस केस में अगर मीडियम 1 से कोई लाइट मीडियम 2 पे आएगा, मीडियम 1 से अगर कोई लाइट मीडियम 2 पे आएगा तो कोई भी बेंडिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिले। एक लाइट रे ऐसे आया, ये ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, सीधा भी देंगे तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो दो कंडीशन हम लोग को याद रखना है। पहला कंडीशन, अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, इंटरफेस के पास अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक हुआ है, नो रिफ्रैक्शन। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे पे तो जाएगा लेकिन कोई बेंडिंग नहीं है। अब है साइन ऑफ एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन, चलिए आपको डायग्राम से समझा देते। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लिया आपके लिए। यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते, चलिए इस साइड में डायग्राम बना लिए। अरे ये क्या हो गया, ये आपके लिए डायग्राम, ठीक है, इसको कर देते हैं फील्ड, फील्ड कर देते। चलिए कोई लाइट रे अगर ऊपर से आ रहा है, कोई लाइट रे इस वाले मीडियम में यहां से आया, यहां से लाइट रे आया है ना, और दूसरे वाले मीडियम में गया, दूसरे वाले मीडियम में गया यहाँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेंड होगा लाइट, ऐसे बेंडिंग हुआ लाइट में। अब ये बेंडिंग होगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल डालते हैं ना, अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डाल देते, इस वाले पॉइंट पे एक नॉर्मल होगा और एक, है ना, चलिए यहाँ पे नॉर्मल डाल दे, ये आपका नॉर्मल, यहाँ पे बनेगा आपका एंगल आई, क्योंकि ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे बनेगा आपका एंगल आई, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे बनेगा एंगल आर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ऊपर से जो लाइट आ रहा है, ऊपर से जो लाइट आ रहा है कोई मीडियम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये वाला मीडियम 2 है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लिए μ2। तो ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ म्यू, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल इज कांस्टेंट। ये क्या आता, कांस्टेंट आता। अगर हम लिखे हैं तो ऊपर के मीडियम, अगर मीडियम 1 के लिए बात करते हैं, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इनटू प्रोडक्ट किसके साथ करना है, साइन ऑफ एंगल के साथ। तो इस मीडियम में जो एंगल है वो आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल आई। ये आपके पास आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, ये किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, है ना, मीडियम चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, उसके लिए अलग वैल्यू आएगा। अगर मान लेते हैं ग्लास, और मान लेते ये वाला आपके पास यहाँ पे क्या है, एयर है, और ये वाला यहाँ पे ग्लास, तो ग्लास और एयर के लिए एक बार कांस्टेंट आएगा, फिर ग्लास और वाटर के लिए लिखेंगे तो अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। अब दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो यहाँ का लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 यानी μ2 इनटू यहाँ का साइन ऑफ एंगल लिखेंगे, साइन क्या है यहाँ पर, एंगल आर है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल आर। ये भी वैल्यू होगा बच्चा कांस्टेंट, ये भी वैल्यू है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट के बराबर, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको याद रख लेना है, इस रिलेशन को याद रख लेना, यही कह रहा है ना। तो अगर एक बार मान लिया वाटर और ग्लास के लिए लिखे तो एक आएगा, ग्लास और डायमंड के लिए लिखेंगे तो एक आएगा। तो दो मीडियम, किसी दो मीडियम को फिक्स करते तब हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाए रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन सीबीएसई बहुत बार पूछा है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हम लोग कराएंगे अब ग्लास स्लैब से। आपके पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। चलिए इस ग्लास स्लैब को अच्छे से पहले भर देते हैं, इस ग्लास स्लैब को भर दिया, ठीक है।
और अगर यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे पास कराएं, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ऐसे पास कराएं, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज अगर नहीं होता, तो ये रे इसी तरह से ये सीधा निकल जाता, ये रे इसी तरीके से सीधा निकल जाता। लेकिन यहाँ पे हम मीडियम को कर दिए हैं चेंज, मीडियम को जैसे ही चेंज किए, मीडियम को चेंज किया, अब यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल डाल लेते हैं इस वाले पॉइंट पे। अरे ये जो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक रिफ्रेक्ट नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रे में बेंडिंग आएगा, यहाँ पे रे में बेंडिंग आएगा। जब तक सीधा चलेगा तब तक मीडियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीडियम सेम है तो लाइट क्या चलेगा, सीधा चलेगा। सीधा चलाइए, चलिए। यहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे भी अगर फिर से बेंड होगा, यहाँ पे जो बेंडिंग होगा फिर, अब ये क्योंकि देखिए एयर से आया ग्लास में तो अंदर बेंड हुआ, अब ग्लास से फिर कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा था, बाहर बेंड होगा। तो यहाँ पे भी लाइट फिर क्या करेगा, ऐसे बेंड करेगा, इस तरीके से बेंड करेगा। ये आपका पूरा सीन, ये आपका पूरा सीन। अब यहाँ पे हम कुछ मार्क करते हैं, देखिए ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये वाला जो रे आपका यहाँ पे बाहर आया, इसको बोलते इमरजेंट रे, दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे। ये इमरजेंट रे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, इसको कहा जाता है एंगल आई, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल आई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डाल दें ऐसे, यहाँ पे अगर नॉर्मल डालें ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ई, इमरजेंट एंगल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे को निकलना था इस वाले पॉइंट पे, लेकिन इंसिडेंट रे शिफ्ट होकर यहाँ पे निकला। इन दोनों रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है शिफ्टिंग। क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्टिंग। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा लेटरल शिफ्टिंग, जिस है ना, यही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक ये पॉइंट हम लोग इंपॉर्टेंट याद रखना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट याद रखना है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है सर जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। दूसरा जो चीज हम लोग को याद रखना, यहाँ पे एंगल ई है आपका और यहाँ पे एंगल आई है आपका। तो एंगल आई और एंगल ई बराबर होता है ना। इसको याद रखना, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रूफ। तो सबसे पहले कुछ एंगल्स का नाम देते हैं। अगर ये वाला एंगल आई है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला एंगल आपका आर हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। चलिए, फिर अगर ये वाला आई है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई टू मान लेते हैं, इस वाले एंगल को आई टू। दोबारा इंसिडेंट एंगल ये आई टू है। एक चीज अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर जो है सर जी, एंगल आर वो हो जाएगा एंगल आई टू के बराबर। जब दोनों बराबर, चलिए इसका वैल्यू, एक वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, क्या, चलिए एंगल मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते इसको, चलिए कुछ भी मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लेते, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्रूफ करते हैं, एंगल आई को एंगल ई के बराबर प्रूफ करना। ये बात आपको याद रखना, ठीक है।
क्योंकि एंगल R और I2 मेरा बराबर है, बराबर यहां से। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या लगा, स्नेल्स लॉ लगा, क्या पढ़े थे, जिस मीडियम यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और ये ग्लास है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी बोल दिए। फिर यहाँ पे एयर है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी बोल दिए। यहाँ फिर एयर है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहाँ अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाए क्या लिखेंगे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन ऑफ क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे म्यू जी इंटू साइन ऑफ आर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला यहां से इक्वेशन ये लिखे। फिर अगर इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी क्या लिखेंगे, म्यू जी और यहाँ का साइन R2 साइन I2 इज इक्वल टू, फिर बाहर अगर आ जाए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू और एंगल है साइन E। ये दो चीज हम लोगों को पता चला, दो चीज हम लोगों को क्या चला पता चला। अब हम लोगों को पता है कि सर ये जो एंगल R है और ये एंगल I है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो लिख सकते हैं हम लोग। चलिए ये म्यू का वैल्यू 1 होता है, यहाँ एयर जो है इसका म्यू 1 होता है। इसको अगर हम लोग लिखें तो म्यू का 1, तो इसको लिखेंगे साइन, इसको लिख सकते साइन आई, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1, साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू जी साइन एंगल आर किसके बराबर है, एंगल आर एक्स के बराबर है, एक्स। इसको अगर हम लोग चेंज करें म्यू जी, चलिए म्यू जी को म्यू जी रहने देते हैं, म्यू जी साइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आई टू का वैल्यू एक्स के बराबर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ म्यू का वैल्यू 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, साइन ए, साइन ए। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है। साइन आई किसके बराबर है, म्यू जी साइन एक्स के बराबर है। साइन ई किसके बराबर है, म्यू जी साइन एक्स के बराबर। ये भी साइन एक्स के बराबर है और ये भी साइन एक्स के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो साइन बराबर कब होता है, इक्वल एंगल के लिए बराबर होगा, इसका मतलब एंगल आई जो आपका है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आई आपका जो हो जाएगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये 5 फैक्टर्स। पहला थिकनेस ऑफ द मीडियम, मीडियम जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। कैसे देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे हम 2 ग्लास बना लेते, एक ग्लास पतला बना लिया ऐसे, एक पतला सा ग्लास बना ऐसे, और इसी में क्या करते एक ग्लास को ऐसे मोटा कर देते, मोटा ग्लास थिकनेस बढ़ गया, इसको बोला था थिकनेस। ये जो है आपका ये थिकनेस, यहां से यहां तक थिकनेस। अगर सेम एंगल पे यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, सेम एंगल पे यहाँ भी एक रे गिरा है, सेम एंगल पे यहाँ भी एक रे गिरा है, तो शिफ्टिंग यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग कम होगा, ठीक है। तो इसको अगर करके देखें, करके भी देख सकते। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मान लेते 2 मीडियम, एक ग्लास हम लोग बना दिए, सेम ग्लास ले लिए, इसका क्या कर दिया कॉपी, थिकनेस सेम थिकनेस का है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। सपोज कीजिए कि म्यू 2 जो है बड़ा है, म्यू 2 बड़ा है किससे, म्यू 1 से, तो ज्यादा शिफ्टिंग किस में होगा, इसमें शिफ्टिंग ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे शिफ्टिंग ज्यादा होगा। तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा करेंगे शिफ्टिंग उतना ज्यादा होगा। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ग्लास है, एक बार रे को आप इस एंगल पे हिट कर रहे हैं, एक बार एंगल को इस एंगल पे हिट कर रहे हैं और एक बार थोड़ा सा एंगल को और बढ़ा दिए, ठीक है। 2 केस है आपके पास, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस। यहाँ पे आपका एंगल I1 है और यहाँ पे एंगल I2 है। I2 ज्यादा I1 कम है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग ज्यादा होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग कम होगा। तो 3 चीज, सबसे पहले थिकनेस, ग्लास का थिकनेस जितना ज्यादा होगा लेटरल शिफ्ट उतना ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जितना ज्यादा होगा लेटरल शिफ्टिंग उतना ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा रखेंगे लेटरल शिफ्टिंग उतना ज्यादा होगा। तीसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स को याद रख लेना है ना, इसका प्रूफ नहीं आता, बस याद रख लेना। आगे चलते हैं, आगे लिखा है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस के थ्रू क्या रिफ्रैक्शन, तभी हम लोग पढ़ेंगे 2 तरीके का लेंस है। एक लेंस ऐसे होता है जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, एक लेंस ऐसे होता है जिसको
कॉन्केव लेंस बोलते हैं, इसके बारे में एक अलग लेक्चर है ना। अगर यहाँ पे लोग प्रिंसिपल एक्सिस डाले, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस डाले, बहुत सारा, अगर हम लोग पैरेलल रे लें, यहाँ से पैरेलल रे लेंगे तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ से लेंथ ऐसे, अगर इस पे लेंगे तो ये ऐसे भाग जाता है, इस पे लेंगे तो ये ऐसे भाग जाता है, ये कन्वर्ज करता है ना। इस पे एक नया है ना, इस पे एक लेक्चर ही है लेंस के बारे में, वहां पर ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, स्किप कर देना, इसको भी नहीं सीखना। अब लिखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो हम लोग सीखे हैं कि लाइट में बेंडिंग आता है और लाइट पास करता है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट को, जैसे हम लोग दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आते हैं, लाइट एक मीडियम को पास करके दूसरे मीडियम में चला जाता है और रिफ्रैक्शन होने लगता है। लेकिन कुछ केस ऐसा है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सेम मीडियम में रिटर्न आ जाता है। क्या आ जाता है, रिटर्न। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन in which light rays are reflected to the same medium when passing from a denser medium to rarer medium। ये याद रखना है कि लाइट को कहां से मारना है सर, तो डेंसर मीडियम से कहां करना है, रेयरर मीडियम में करना है। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को क्या करना, पास करना। तो चलिए आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, समझा देते हैं। लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हिट करते हैं। तो चलिए एक मीडियम आपके लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो मीडियम बनाते हैं, चलिए यहाँ पे पतला सा मीडियम बना लीजिए। ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, और इसको पहले कर देते हैं फिल। ये आपका डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर से लाइट को रेयर पे हम लोग हिट करेंगे। ये आपका डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। चलिए कुछ केस लेते हैं कि लाइट रे किस किस तरह से जाएगा। पहले एक लाइट रे लिए जो क्या है, पैरेलल जाएगा। क्या जाएगा, एक लाइट रे लिए जो परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे गया, ये लाइट है परपेंडिकुलर, ये लाइट है कैसा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रे तो सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। परपेंडिकुलर रे लिए तो परपेंडिकुलर रे क्या हो गया, चला गया। अब हम एंगल को थोड़ा सा क्या करते हैं, बेंड करते हैं। एंगल को थोड़ा सा बेंड करते हैं, थोड़ा सा एंगल को ऐसे करते हैं, एक रे को अब ऐसे लिए, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया एंगल। यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल लगाए ऐसे, यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें नॉर्मल ऐसे, है ना, तो लाइट रे में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, इसको ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। जाए कि नहीं जाएगा। चलिए एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एंगल को और बढ़ा देते ऐसे करके। तो क्या होगा, थोड़ा सा और बेंडिंग होगा लाइट में। इस लाइट को जाना था ऐसे, इधर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डाल देते हैं, है ना। तो लाइट क्या होगा, थोड़ा सा और बेंड हो जाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से एंगल बढ़ाते 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 हम इस सिचुएशन में पहुंच गए। देखिए यहाँ पे सीधा चला गया, एंगल को चेंज किया, थोड़ा सा बेंड अवे होगा, थोड़ा सा और अवे होगा। ठीक है, एक और केस लेते हैं। चलिए एंगल को और थोड़ा सा बढ़ा देते, थोड़ा या ऐसे कर दिए, ऐसे किए। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट रे और अवे होगा, इतना ज्यादा अवे होगा, इतना ज्यादा अवे होगा कि ये लाइट रे क्या करेगा, आपको इसको ऐसे टच करके निकले। यहाँ अगर हम लोग नॉर्मल लगाएं, यहाँ पे अगर नॉर्मल लगा, ठीक है, तो ये लाइट रे आपका क्या किया, इस सरफेस को टच करके निकला। क्या करके निकला, ये टच करके निकला। यानी कि यहाँ पे जो आपका ये वाला है, ये इसको टच करके निकल रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपका एंगल ऑफ आई है और ये आपका एंगल ऑफ आर है। यहाँ पे आपका ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रे जो है इस सरफेस को टच करके निकल रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो गया। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए हर केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ आया, है ना, यहाँ पे R1 आया, यहाँ पे R2 आया, तो एंगल थोड़ा सा बढ़ रहा है। यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा, कहाँ बढ़ के कितना हो गया, 90 हो गया। अब अगर हम लोग अगला केस लें, अगर अगला केस लें कि एंगल को क्या करें, ये जो आई आया, जहां पे एंगल रिफ्रैक्टेड रे, जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे क्या किया, मीडियम के पैरेलल हो गए, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोला जाता है इसको, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, तो जहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए,
उस केस को बुलाता है ग्रेजिंग इमरजेंसी। और जिस एंगल पे ये 90 डिग्री हुआ, इस एंगल को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल एंगल। चलिए इसको सी बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी एंगल को ज्यादा ले लेते हैं। क्रिटिकल एंगल से भी एंगल को क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। चलिए ज्यादा ले लिए, जैसे यहाँ पे ज्यादा लिए, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा लिए, ठीक है। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेंगे, अब रिफ्रेक्शन ना होके लाइट इसी मीडियम में फिर से दोबारा क्या होगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल लगाते हैं, अगर ये वाला एंगल जो है क्या है, आई से बड़ा, इस एंगल से बड़ा है, तो ये अब रे क्या करेगा, उस मीडियम में ना जाके यहीं पे क्या होगा, इसका सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल अगर आई लिखते हैं आप, यहाँ पे आपके पास अगर एंगल आई है, तो ये वाला एंगल ऑफ आर हो जाएगा, दोनों बराबर, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, रे को रिफ्रेक्ट ना होकर सेम मीडियम में क्या चला गया, वापस चला गया। इसी फिनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, सेम मीडियम में आ गया। देखिए एंगल को बढ़ाते गए, पहले 90 डिग्री पे रखे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, 90 से थोड़ा क्या किया, एंगल को बढ़ाया, तो ये एंगल ऑफ आर निकला। एंगल आई को और बढ़ाया, एंगल आर थोड़ा सा और बढ़ा, एंगल आई को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा किया कि ये एंगल आर ये जो आपका रिफ्लेक्टेड है वो पैरेलल चला गया, सरफेस के पैरेलल चला गया, और यहाँ पे एंगल आर आपका 90 डिग्री हो गया। अब एंगल आई को अगर और बढ़ाएंगे, इस एंगल को बोला था क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से अगर बढ़ाएंगे, तो जैसे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना, रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहले लाइट कहां से कहां जाना चाहिए सर, डेंसर से रेयर, लाइट कहां जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या याद रखना सर जी, तो दूसरा आपको याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका होगा वो बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इसके बारे में आगे क्लास में आप ज्यादा से पढ़ेंगे ना। अगर और पढ़ना है तो आपको रेफरेंस बुक में बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो कमेंट करके बताइए, है ना। इस पे एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए बना देंगे हम, ठीक है। तो ये था हम लोगों का मेनली आज के लेक्चर का कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग डिस्कस किए, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, और क्या क्या कंडीशंस जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और एक पढ़े क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं ना। लेक्चर को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।